बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाक़ियत से होंगे और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हमारे नौजवान। और हमारे नौजवान का मकसद जो है हमारे हर प्रोग्राम में ये होता है कि हम मुल्क और कौम के ऐसे लोगों को लेकर आए, ऐसे नौजवानों को लेकर आए जो किसी न किसी शोबे में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो या फिर प्रोफेशनल। इसमें अगर हम जाएँ तो मुख्तलिफ बिजनेस में और इसके साथ साथ मुख्तलिफ कंपनीज़ के लोगों को, स्पोर्ट्स में अगर हम बात करें, ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री और दीगर चीज़ों पर हमने अब तक बेशुमार नौजवानों को मुतारिफ करवा चुके हैं जो कि अपने अपने शोबों में अपने अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और बहुत से बेशुमार चेहरे हैं जो पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं, जो कि अपनी खिदमत से, अपनी सलाहियतों से, अपनी काबिलियत से यकीनन पाकिस्तान की खिदमत में कोशिश आए। और इसी सिलसिले की आज एक और कड़ी जो है हमारे मेहमान होंगे और हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, अगर हम बात किया जाए कि पाकिस्तान में सोशल सर्कल के हवाले से, सोशल समाजी खिदमत के हवाले से, समाजी कामों के हवाले से कि हम देखते हैं कि दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वसाइल नहीं है लोगों के पास, यहाँ तक कि खाने के वसाइल भी नहीं हैं। लोग बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं और महंगाई के इस दौर में जहाँ गरीब आदमी के लिए महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है, जहाँ बहुत मुश्किल से गुजर बसर हो रही है लोगों की और कोविड-19 की सूरत हाल है। अक्सर वो बेशतर दफ़ा लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से बाजार बंद होते हैं, जो है ज़िंदगी जो है वो एक आप समझ लें कि बहुत से लोगों के जो रोज़गार थे, कारोबार थे, वो ठप होकर रह गए हैं। बेशुमार लोग बेरोजगार हुए और यकीनन गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। अगर आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे नौजवान भी मौजूद हैं जिन्होंने बगैर किसी हुकूमती सपोर्ट के अपने पाँव पे खड़े हुए और उसके साथ साथ ना सिर्फ माशरे को बदलने का ख्वाब लिए समाजी कामों में सबसे आगे हैं, बल्कि साथ साथ लोगों के लिए एक आस है, एक उम्मीद है, जीने की उम्मीद अगर हम कहें, आगे बढ़ने की उम्मीद अगर हम कहें, अपने पाँव पे खड़े होने की उम्मीद कहें तो बेजा ना होगा। और यकीनन अगर हम बात करें तो ऐसे बेशुमार समाजी तंजीमें मौजूद हैं जो कि किसी न किसी शक्ल में लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, लोगों का साथ दे रहे हैं, चाहे वो राशन के हवाले से हो। कोविड-19 जब आया तो बेशुमार लोग जो हैं बेरोजगार हुए, लोगों के कारोबार बंद होकर रह गए। तो ऐसे में बेशुमार नौजवानों ने, कुछ ऐसे नौजवान भी थे कि जिन्होंने इन बेसहारों का सहारा बने, राशन पहुंचाया। जब थैलेसीमिया के बच्चों के लिए खून की अतियात में शदीद किल्लत का सामना था तो इन्हीं नौजवानों ने मिल के जो है कैंप्स लगाए, बड़ी तादाद में खून की अतियात जमा किए। इसके अलावा अगर हम कुर्बानी की बात करें तो मुस्तहिक लोगों में कुर्बानी का गोश्त पहुंचाना हो या फिर लोगों को नया रोजगार बनाकर उसके लिए रोजगार के मौके पैदा करना हो, तो इस तरह के बेशुमार काम जो है नौजवान कर रहे हैं। और आज हमारे मौजूद हैं एक ऐसे नौजवान जिन्होंने मुख्तलिफ जो है समाजी तंजीमों के साथ मिलकर और खुद अपने बिहाफ पे लोगों से डोनेशंस इकट्ठी कर लोगों की मदद कर रहे हैं। और वो किस तरह कर रहे हैं आज हम जानेंगे। हमारे पास मौजूद हैं शेख आसिफ जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, इसके साथ साथ सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं सेव द ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन के। अस्सलाम वालेकुम आसिफ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, आप ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? क्या चल रहा है आजकल? माशाल्लाह आप लोगों की एक्टिविटीज देख रहा हूँ, मुख्तलिफ कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, साथ साथ आपने नौजवानों को इंगेज कर रखा है। वो नौजवान जो बजाय इस वक्त जो कि बजाय फजूल बैठने के घरों में आप लोगों के साथ मिलकर आप लोगों के साथ जो है समाजी कामों में सरगर्म अमल हैं, तो क्या मसरूफियात हैं आज की, क्या कर रहे हैं आजकल? सबसे पहले असद साहब आपका बहुत शुक्रिया और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया जो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप ऐसे नौजवानों को जो ग्राउंड रियलिटीज़, जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, आप ऐसे मुस्बित चेहरों को सामने ला रहे हैं और उनकी हौसला अफजाई करें, तो आप और आपकी टीम काबिल सताइश है। इस बात पे फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान का मुस्बित चेहरा दुनिया के सामने लाकर पाकिस्तान से अपनी वालिना मोहब्बत का इज़हार करते हैं। लेकिन आप जैसे नौजवान और इस तरह के कई नौजवान पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर चुके हैं और इतने आप हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं। बताइएगा आसिफ, आपने बताया कि 6 साल हो चुके हैं
इस फील्ड में रहकर अपनी फील्ड में भी देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, साथ साथ सोशल सर्कल को लेकर चल रहे हैं, किस तरह मैनेज करते हैं सब कुछ? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल। अच्छा। लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो माशाल्लाह से मैंने 2015 से मैंने सोशल वर्किंग को स्टार्ट किया था। तो सोशल वर्किंग से आने का जो मेन जो बैकग्राउंड है वो मेरी वालदा हैं, उनकी सपोर्ट है, उनकी दुआएं हैं, क्योंकि मैंने ये काम अपनी वालदा से सीखा था। अच्छा। मैंने गुट्टी में मिले आपके? हाँ बिल्कुल। तो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा, जो बेसिकली उस टाइम पे लोगों के घर राशन तकसीम करना, इसके अलावा बाकी समाजी काम थे वो अंजाम देते थे, उनको मैं देखता रहता था। और इसके अलावा ये शौक़ डेवलप होता गया और मेरी ख्वाहिश भी थी कि या अल्लाह पाक मुझे इतना अता करके मैं लोगों को सर्व कर सकूँ। और अक्सर तन्हाई में मैं बैठ के अपने तसव्वुरात में अल्लाह ताला से बातें करता था और मैं एक ख्वाहिश करता था कि या अल्लाह पाक मुझे इतना अता कर दे कि जितने जो मजबूर अफराद हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में, मैं अक्सर गुजरता था, रास्ते में देखता था और मेरा बस नहीं चल पाता था कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। तो बस अक्सर दुआएँ मांगता था कि अल्लाह ने करम किया और आज मैं इस मुकाम पे, और मैं अगर मैं ज़रिया बनाऊँ तो ये माँ बाप की दुआएं हैं मेरी। तो आज से भी बताइएगा कि बहुत सी जब नौजवानों के पास प्लेटफॉर्म्स नहीं होते हैं, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पैसे भी नहीं होते नौजवानों के पास। वो वही बात है कि जब आपका अपना पेट जो है खाली हो तो आप किस तरह दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो ऐसे कई नौजवान हैं आपकी तरह के जो कि स्टूडेंट लाइफ में रहते हुए उस तरह का सोशल वर्क नहीं कर सकते। तो आप कितना मुश्किल था इस फील्ड में आना, अपनी स्टडीज़ के साथ साथ लोगों की मदद भी करना? बिल्कुल। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा 2015 में मैं जब यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, अच्छा, तो मैं अक्सर अपनी यूनिवर्सिटी के रास्ते से गुजरता था तो ऐसे अफराद को देखता था जो दिहाड़ीदार मजदूर होते थे, जो ऐसे अफराद हैं जिनकी कभी ऐसा होता था दिहाड़ी लगती थी नहीं लगती थी और वो अपने घरों को जाते थे। कुछ ऐसे अफराद भी थे जो बिल्कुल काम ना होने की वजह से वापस लौटते थे और उनके बच्चे वेट करते थे कि वो उनके जो वालिद हैं वो कोई आज कमा के लाएंगे और उन्हें खाना खिलाएंगे। तो अब मेरा ये प्लान बना, अपने दोस्त के साथ मैंने डिस्कस किया क्यों ना मतलब इन लोगों के लिए काम किया जाए। अच्छा। और इनको जो है दस्तरखान लगाया जाए। अक्सर ऐसे बेयारो मददगार सड़क के किनारे बैठे होते थे और वेट कर रहे होते थे। तो मैंने और मेरे दोस्त ने मिलके हम लोगों ने एक दस्तरखान लगाने का सोचा। अच्छा। अब उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यूनिवर्सिटी टाइम में था, ज़ाहिरी बात है मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे और मेरे पास ऐसे ज़राए भी नहीं थे कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं। तो मैंने फिर अपने जो क्लासमेट थे मैंने उनसे डिस्कस किया कि मैं ये काम करना चाहता हूँ तो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अच्छा। अगर आप में से एक बंदा भी मिलके अगर 100 रुपया मुझे देता है वीकली बेसिस के ऊपर। अच्छा। तो हम एक दस्तरखान के तमाम कर सकते हैं, डेली बेसिस के ऊपर हम कर सकते हैं। तो शुरू में काफ़ी मुश्किलात आई, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा छोड़ दो, किस काम में पड़े हुए हो, तो ये काम स्टडीज़ के ऊपर ध्यान दो। हाँ, अपनी स्टडीज़ के ऊपर ध्यान दो। लेकिन एक मोटिवेशन थी, एक इंदर मोटिवेशन थी मेरी जो मुझे रुकने नहीं दे रही थी। मैंने फिर अपनी टीम के साथ डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि आप अल्लाह का नाम लें, इंशाल्लाह जो है हम आपके साथ हैं और इसको आप इनिशिएट करें। यानी काम करने के नाज़िम जज्बा हो तो आप उस काम को कर गुजरते हैं, ये आपने साबित किया। अच्छा बताइएगा कि वॉलंटियरली आपने स्टार्ट किया रज़ाकाराना तौर पर और करते 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 आज आप माशाल्लाह इतना बड़ा काम कर रहे हैं, कितने लोगों का सहारा है। और आपने जो आगे जो ब्लड पे काम किया, मुख्तलिफ इलाकों में आप लोग काम कर रहे हैं, तो ये वॉलंटियरली जो आपने सोशल सेक्टर्स में मुख्तलिफ एनजीओज़ के साथ काम किया वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोग? मैंने शुरू में पाकिस्तान स्वीट होम के साथ भी काम किया है। अच्छा। और इसके अलावा मुख्तलिफ समाजी तंजीमें थी। अच्छा। उनके साथ वॉलंटरीली मैं काम करता रहा। ठीक है। मैं अक्सर फेसबुक पे काफ़ी एक्टिव रहता था और मैं ऐसे इवेंट्स का इंतज़ार करता था जिसमें स्टूडेंट था, ज़ाहिर बात है मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो मैंने ऐसी एक्टिविटीज़ का पार्ट बनना मुनासिब समझा और मैं सीखता रहा, काम देखता रहा किस तरह ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। और मैं काफ़ी इवेंट्स में फ़िज़िकली अपनी प्रेजेंस शो करता था और बच्चों के साथ इन्वॉल्व होता था, जैसे पाकिस्तान स्वीट होम में। और वो आहिस्ता आहिस्ता इतनी मेरे लिए मोटिवेशन बनती गई कि मैं इन्वॉल्व हो गया काम में और बस नीयत थी
करना है मैंने काम, और ये काम पैसे के बगैर भी हो सकता है जब आपकी नीयत साफ हो। तो अल्लाह का ये रास्ता है, अल्लाह ताला ने अपने बंदों का बंदोबस्त खुद करना है, और अपने बंदों के जरिए ही करवाना है। तो वो ऐसे लोगों नाज़रीन चुन के रखता है, ऐसे लोग शायद चुने हुए होते हैं जो उसके बंदों के लिए काम आते हैं, जो उसके बंदों की मदद करते हैं। अच्छा आसिम, ये बताइएगा कि लोगों को खाना खिलाते खिलाते आपको ब्लड इकट्ठा करने के हवाले से ख्याल कैसे आया कि मैंने ब्लड पर काम करना है, इमरजेंसी केसेस में किसी को ब्लड की ज़रूरत है, तो ये ख्याल कैसे आया? अब अक्सर हमारे दस्तरखान में ना इस तरह के अफराद मौजूद होते थे जो अपनी गरीबी की वजह से बता नहीं पाते थे। अच्छा। तो अब दस्तरखान में भी मुझे एक शख्स ऐसा मिला जो ज़ारो कतार रो रहा था। अच्छा। वो आया, उसने डिस्कस किया कि मेरे बच्चे को ब्लड की ज़रूरत है, तो कोई ऐसा है जो ब्लड डोनेट करना चाहता है, मेरा बच्चा है वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। तो उसी टाइम हॉस्पिटल पास था, मैं और मेरी टीम वहाँ पे विज़िट किया, वहाँ पे उनको 2 बॉटल्स रिक्वायर्ड थी, हमारे 2 डोनर्स किए, टाइमली ब्लड डोनेट किया। और यकीन करें कि उस शख्स की दुआएं थी कि उस शख्स ने इतनी दुआएं दी हमें, हमारी और हमारी टीम को, कि टाइमली ब्लड मिलने की वजह से उस बच्चे की ज़िंदगी बच गई। और इवन डॉक्टर विटनेस थे कि मतलब कि ये क्या है, मतलब किस तरह ये आप लोगों ने कर लिया, क्या टीम है। उन्होंने हमें बड़ा अप्रिशिएट किया, और उसके बाद ये काम चलता रहा, और मुख्तलिफ़ केसेस हमारे पास आते रहे। हमारे ब्लड बैंक्स में जो है वो नंबर वायरल हैं, जब भी कोई इमरजेंसी डोनेशन चाहिए हो, डॉक्टर्स जो पेशेंट सीरियस हों वो हमें कांटेक्ट करते हैं और हम उनको टाइमली ब्लड डोनेट प्रोवाइड करते हैं। कि एक बच्चे से जिसको ब्लड की ज़रूरत थी वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद करते करते नाज़रीन आप माशाल्लाह सेव द ह्यूमैनिटी और इनका इतना जो है नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, एक्टिव है, कि अगर ये एक अनाउंस करते हैं ब्लड डोनेशन का तो लाखों और हज़ारों की तादाद में नौजवान निकल आते हैं। हमने देखा इनके मुख्तलिफ कैंप्स में कि लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं खून के एहतियात देने का। तो ये इतना बड़ा नेटवर्क किस तरह से जनरेट कर लिया कि हमें कोविड-19 में जब हम बात करें तो काफ़ी शॉर्टेज थी ब्लड के हवाले से, बहुत से बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में थी क्योंकि हेमोफीलिया के हों, थैलेसीमिया के हों। तो उन बच्चों के लिए नौजवानों को एक्टिव करना आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज था? यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक आम वॉलंटियर की तरह, एक आम वर्कर की तरह जो उनको चैलेंजेस पेश आते हैं, हमें भी बहुत से चैलेंजेस पेश आए। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि लोगों में मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा थी कि वो ब्लड डोनेट करेंगे तो वो वीक हो जाएंगे या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो सबसे पहला चैलेंज ये था, तो हमने इसके ऊपर अवेयरनेस कैंपेन शुरू की, डोर टू डोर कैंपेन शुरू की, और लोगों को मोटिवेट किया कि ब्लड डोनेट करने से कोई सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आपके लिए बहुत से जिस्म के लिए फ़वाइद हैं। इससे आपके दिल की बीमारियों को दूर हो जाती हैं, कैंसर हो गया इस तरह की आपका। तो इसमें मुझे ये बताइएगा आसिफ कि ये कैंपेन तो आपने आगाज़ स्टार्ट कर दी, लेकिन जो नौजवानों को इसमें इंगेज कैसे किया और किस तरह आप लोगों ने इतने बड़े बड़े कैंप्स कैसे कर लिए? इसमें हम लोगों ने कैंपेन सोशल मीडिया पे हमने शुरू की, तो हम लोगों ने क्वेश्चनर बनाए और लोगों की राय जानी कि लोग क्यों डोनेट नहीं करना चाहते। फिर हमने हमारे साथ हमारी टीम थी, अवेयरनेस टीम, तो हम लोगों ने मुख्तलिफ नौजवानों को इंगेज किया इसमें वाया सोशल मीडिया, वाया डोर टू डोर कैंपेन्स, और हमारे सर्कल में जितने लोग मौजूद थे, इवन हम अपने दस्तरखान में भी ये चीज़ अनाउंस करते थे लोगों को, क्योंकि बड़ी तादाद हमारे पास आती थी जो दस्तरखान में खाना खाती थी, और जब काम लोग देखते गए तो हमारी टीम का हिस्सा बनते गए। उन्होंने अपने आप को वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के लिए भी रजिस्टर्ड करवाया, और हम माशाल्लाह हमारे पास रजिस्टर्ड अभी 2000 ब्लड डोनर्स हैं जो हमारे पास सिर्फ रजिस्टर्ड हैं, जिनको हमने मुख्तलिफ कैंप्स में और मुख्तलिफ वॉलंटरीली उसमें डोनेट करवाया। इसके अलावा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 25,000 रजिस्ट्रेशन हैं डोनर्स की।
जो हम लोगों ने मुख्तलिफ कैंपेन के थ्रू, रोड साइड कैंपेन्स होगी, इसके अलावा हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया, वहाँ की यूथ को टारगेट किया, और इवन हम अपनी क्लास में टीचर्स के साथ इंगेज होके हम लोगों को ब्लड मिसकंसेप्शन के हवाले से हम लोग बताते रहे, अवेयरनेस देते रहे। तो उसके बाद माशाल्लाह जब एक टीम हमारे पास बिल्डअप होगी, फिर हमने उसको इंगेज किया इन कामों में ब्लड डोनेशन के लिए। फिर हमने मीडिया के थ्रू हमने हेल्प लिया, हमने डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़ लिए, ठीक है, ताकि वो ये बताएं कि ब्लड डोनेट करना जो है वो सेफ़ है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। तो इसकी मदद से हमें काफ़ी माशाल्लाह एक टीम हमारी बन गई और हम लोगों ने उन लोगों को ब्लड के लिए इंगेज किया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ब्लड एक ऐसी चीज़ है कि ये किसी के लिए जान बचाने का एक बहुत बढ़िया ज़रिया है। खाना खिलाना तो चले ठीक है, लेकिन उसका अपना सवाब है, लेकिन किसी की जान बचाना इससे बड़ा कोई अमल नहीं हो सकता। एक इंसान को बचाना तमाम इंसानियत को बचाने के लिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है नाज़रीन कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों के लिए नफ़ा पहुँचाए। और मैं जाते एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक से पहले मैं ये सवाल ज़रूर छोड़ के जाऊँगा आप तमाम नाज़रीन के लिए कि ये कहना तो बड़ी बात है कि हम ब्लड डोनेट कर देंगे या फिर हाँ जी ब्लड किसी को मोटिवेट करेंगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम होता है कि किसी को मोटिवेट करना कि वो अपने खून का दिया दे। जिस तरह अगर हम किसी से उसका ब्लड मांग रहे हैं तो ऐसे है जैसे उसकी जान मांग रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। तो बड़ी मुश्किलात पेश आती हो। वेलकम बैक नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। प्रोग्राम हमारे नौजवान और मैं मोहम्मद असद नाज़िम आज हमारे मौजूद हैं यंग सोशल एक्टिविस्ट हैं और सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं सेव द ह्यूमैनिटी के आसिफ शेख। और शेख आसिफ बताइएगा कि आपने बात कर रहे थे हम लोग ब्लड डोनेशन के हवाले से, खून के एहतियात जमा करना कोई आसान काम नहीं है और लोगों को मोटिवेट करना, और यकीनन हम बात कर रहे थे कि खून के एहतियात जमा करना बिल्कुल ऐसा किसी के जैसे किसी की जान मांगना है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती होगी इस सिलसिले में। जी बहुत ज़्यादा आती थी। जैसे सूरत माइदा आयत नंबर 32 में जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस किसी ने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। और मैं अगर बात करना चाहूँ स्पेसिफिकली कोविड-19 की, कोविड-19 में हमें बहुत सी मुश्किलात पेश आई, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस बंद होने की वजह से थैलेसीमिया के बच्चे काफ़ी सफ़र कर रहे थे। तो हमारा जो मेन पॉइंट था वो थैलेसीमिया के ऊपर फोकस था कोविड-19 में प्योरली, क्योंकि वो बच्चे ऐसे थे कि जो दूसरों की ब्लड के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है, बिल्कुल, और खून जो है वो आर्टिफिशियली खुद नहीं बनता, वो लोगों से जो है सर्कुलेट होता है। तो हम लोगों ने और मेरी टीम ने मिलके एक डिटेल मीटिंग की इसके ऊपर, और हम लोगों ने प्लान्स किए कि हम लोगों ने ये काम करना है जहाँ जहाँ पे शॉर्टेज है, जैसे बहुत से थैलेसीमिक सेंटर काम कर रहे हैं, पिंडी इस्लामाबाद का हमने सर्वे किया प्रॉपर्ली कहाँ पे कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद ये है कि हम लोगों ने क्योंकि एक खौफ का आलम तारी था ब्लड डोनर्स का, लोग समझ रहे थे कि ये ब्लड डोनेट करेंगे तो उनको वायरस के खदशात थे, इस तरह के बहुत ज़्यादा कोरोना ना हो जाए। तो सबसे पहले तो मेन काम था कि हमने लोगों को अवेयर करना था। मैंने अपनी टीम के साथ मिलके मीडिया टीम के साथ मिलके एक डॉक्यूमेंट्री बनवाई, अच्छा, स्पेशली थैलेसीमिया के ऊपर जिसकी अशद ज़रूरत थी। और वो डॉक्यूमेंट्री मैंने उस बैकग्राउंड पे लाई कि मैंने उस ख़ानदान को दिखाया या उस ख़ानदान के बच्चे को दिखाया जो काफ़ी सफ़र कर रहा था, बिल्कुल उसका HP इतना कम हो गया था। मैंने उसके पेरेंट्स से उसकी ज़ुबानी सुनी कि क्या मुश्किलात आपको आ रही हैं। मैंने ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर काम किया, मैंने एक मोटिवेशन और एक इमोशनल डॉक्यूमेंट्री बनवाई ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके और लोगों के माइंड में लाया जा सके ये वो बच्चे हैं जो आपके ब्लड के बगैर जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकते। और मैंने फिर उस डॉक्यूमेंट्री को जब ऑन एयर किया, उसको हमने किया, वो माशाल्लाह मतलब अनबिलीवेबल रिस्पॉन्स था। सोशल मीडिया में वो इतनी वायरल हो गई थी कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि वो टॉप ट्रेंडिंग में चली गई। मतलब लोगों ने फिर हमें वॉलंटरीली खुद कांटेक्ट किया कि जी हम ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, हम ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। ये जज्बा नाज़रीन, ये जज्बा जो है ना लोगों का
जब पता चला कि खून के एहतियात में शदीद किल्लत का सामना है, और जब हमने इस पर काम किया, डॉक्यूमेंट्री बनाई और जो लोगों का रिस्पॉन्स आया वो काबिल दीन था। मैं ये आज बताना चाह रहा था कि थैलेसीमिया के हवाले से अगर हम बात करें तो थैलेसीमिया एक ऐसा मर्ज है नाज़रीन कि जो बच्चा अपना ब्लड नहीं बना पाता, जिस मर्ज से मुब्तला होता है, और उस ब्लड ना बनाने की वजह से वो दूसरों के खून के एहतियात का जो है वो सहारा लेता है। इस बच्चे को हर 15 दिन बाद 10 दिन बाद ब्लड लगता है, और अगर ब्लड ना मिले तो यकीनन ये बच्चे मुरझा जाते हैं और बड़ी तकलीफ अमल होता है। और उसके साथ साथ अगर ब्लड ना मिले तो बहुत से बच्चे ज़िंदगी की बातें भी हार जाते हैं। आसिफ, आपने इस पर काम किया, थैलेसीमिया के बच्चों के लिए खून के एहतियात जमा किए कोविड-19 में, ये बताइएगा, और उसमें आपको क्या मुश्किलात पेश आई? जब हमने डॉक्यूमेंट्री बना ली उसके बाद मैंने टीम के साथ प्लान किया कि हम एक कैंप करना चाहते हैं, मेगा कैंप। अब हमें SOPs को भी फॉलो करना था। हमने DC इस्लामाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद से इस चीज़ की अप्रूवल ली कि इंशाल्लाह हम मेक श्योर करेंगे कि हम SOPs को बाकायदा फॉलो करते हुए ब्लड डोनेशन लेंगे, क्योंकि इस चीज़ की अशद ज़रूरत थी। सो हम पाकिस्तान में पहली ऑर्गेनाइजेशन थे कोविड-19 में जिन्होंने एक तारीखी कैंप किया था, और माशाल्लाह से 192 ब्लड डोनेशन उस टाइम पे हमने एक कैंप से की थी। 4-5 घंटों के अंदर 4-5 घंटों के अंदर हमने 192 रिकॉर्ड ब्लड डोनेशन उस टाइम पे की जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और पूरा सब कुछ बंद था, सब कुछ बंद था और लोग निकलने से डर रहे थे। बिल्कुल। तो ये बताइएगा कि उस वक्त थैलेसीमिया के बच्चों के लिए क्या मुश्किलात पेश आई जब कोविड-19, अभी क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं आपको ब्लड कलेक्शन में? कोविड-19 में हमारे पास बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी थैलेसीमिक सेंटर से, वो हमें कैंप्स के हवाले से बात करना चाह रही थी कि हमें ब्लड डोनेशन की अशद ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत से जो पेरेंट्स हैं जिनके वालिदैन, बच्चों के वालिदैन जो थे वो हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे, हमारे नंबर्स बहुत ज़्यादा वायरल हो चुके थे और हमें सैकड़ों कॉलें आती थी डेली बेसिस के ऊपर ब्लड डोनेशन के लिए। उस ज़मन में कैंप्स की शदीद ज़रूरत थी और वॉलंटरली लोगों को इंगेज करना, उनके मिसकंसेप्शंस को दूर करना। इवन हमें इतनी मुश्किलात आती थी कि लोग साफ इनकार कर देते थे ब्लड डोनेशन के लिए। तो हमने मैं ये सवाल आपसे दोबारा पूछना चाहूँगा कि जब लोग इनकार कर देते हैं तो कितनी दिल दुखता होगा यार, लेकिन शायद इस चीज़ का एहसास नहीं है। एहसास तब होता है जब जिसका अपना कोई तकलीफ में होता है। बिल्कुल ऐसे। जब तक आप खुद या आपका अपना जब तक कोई तकलीफ में ना हो आपको उस दर्द का एहसास नहीं होता। जब आपको ये कोई कहता है जाओ भाई कौन सा टाइम है भाई हमारा खून लोगे, हमें खुद खून की कमी लगेगी, या फिर ये मजाक बना दिया जाता है कि अगर हम खून देंगे तो हमें 2-4 और लगानी पड़ेगी खून की बोतलें। तो ऐसे में आपका क्या रिएक्शन होता? रिएक्शन तो काफ़ी बुरा लगता था हमें जब हमें कोई इस तरह कहता था, लेकिन वी केप्ट ऑन ट्राइंग। हमने उन लोगों को मोटिवेट किया, हम लोगों ने उनको डिस्करेज नहीं किया, हमने उनको टाइम दिया, हमने उनको स्पेस दिया, क्योंकि अक्सर लोग हमारी एक्टिविटीज़ को फॉलो करते रहते थे। और हम लोगों ने जब डोर टू डोर कैंपेन्स की इस हवाले से, थैलेसीमिया के हवाले से, और हम लोगों ने ऐलानात करवाए मस्जिदों में। सबसे अहम काम ये था, हमने इमाम मस्जिद को हर जुम्मे के टाइम या खुतबात होते थे वहाँ पे हम लोगों को बताते थे कि ब्लड देना जब वो शदीद ज़रूरत है थैलेसीमिया के बच्चों को, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग मरे ना मरे, लेकिन ब्लड डोनेशन ना होने की वजह से थैलेसीमिया के बच्चे मर सकते हैं। तो मेरी और मेरी टीम का एक फोकस था और वो क्लियर था कि इंशाल्लाह जो भी मुश्किलात आई हम लोगों ने पीछे नहीं हटना, और अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने जिस्मों का सारा खून निकालना पड़े तो निकाल देंगे, लेकिन थैलेसीमिया के बच्चों को मरने नहीं देंगे। ये हमारा एक मिशन था उस टाइम पे, और माशाल्लाह टीम काफ़ी मोटिवेटेड थी और हम ट्राई करते रहे। हम लोगों ने ऐसे लोगों को भी जो उस टाइम पे कह रहे थे कि हम नहीं देना चाहते, वो लोग खुद हमें आके कहते थे कि हम देना चाहते हैं ब्लड। ये हमारा एक सक्सेस था उस टाइम पे। सोशल अवेयरनेस में जो आपकी टीम ने अहम किरदार अदा किया, पाकिस्तानी कौम और हम आप पर फख्र महसूस करते हैं कि आपने इस तरह के कोविड-19 में जब सब कुछ नासमत हो गया तो ये हज़ारों मासूम बच्चों के जीने की उम्मीद बन गए, और ऐसी उम्मीद बने कि यकीनन बहुत सी जिंदगियाँ आपने बचाई। और
और एक यकीनन इंसानियत के हीरो का जो किरदार है वो अदा किया। मैं पूछना चाहूँगा कि इसके अलावा भी आपके जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे हैं, किस किस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, किन किन इलाकों में आप लोग काम कर रहे हैं, क्या टीम को डिवाइड किया हुआ है, किन किन जगहों पे आप लोगों के दीगर प्रोजेक्ट्स की बात बताइएगा कुछ। माशाल्लाह से हमारी जो टीम है मुख्तलिफ शहरों में काम कर रही है। इसके अलावा गांव देहात हम हर तरह हर जगह जो है पहुंच रहे हैं उन लोगों तक जो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स हैं। इसके अलावा ऐसी फैमिलीज़ जो वाइट कॉलर फैमिलीज़ हैं जो काफ़ी सफ़र कर रही थी, जिनको सिर्फ ब्लड डोनेशन के अलावा खाने की जो थी वो फरहमी राशन पहुंचाना वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरी और मेरी टीम के लिए। तो हमने कोविड-19 में ऐसी फैमिलीज़ को भी आइडेंटिफाई किया और हम लोगों ने माशाल्लाह से 3600 फैमिलीज़ को राशन पहुंचाया सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद। 3600 फैमिलीज़ को राशन हमने पहुंचाया और हम लोग खुद डोर टू डोर जाके उन लोगों को राशन पहुंचाते रहे। और बाद ऐसे इलाके थे जहाँ पे लॉकडाउन था, मतलब वहाँ पे आसानी से कोई जा भी नहीं सकता था क्योंकि हम लोगों ने NOC लिया हुआ था, हम लोगों ने हमें एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट थी, DC इस्लामाबाद की सपोर्ट थी कि हम ऐसे तमाम जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे किसी को एक्सेस नहीं है। हमने उन फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई करके उनको राशन पहुँचाया और मेक श्योर किया किसी भी किस्म की सपोर्ट किसी को भी ज़रूरत हो तो हम इंशाल्लाह हाजिर हैं। और इसके अलावा हम लोग बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है वो पानी की साफ़ पानी की फरहमी है। अच्छा। हम थर जैसे इलाकों में वहाँ पे हैंड पंप्स लगा रहे हैं। इसके अलावा जो मस्जिदें हैं, जो देहाती जगह है जहाँ पे लोगों को एक्सेस नहीं है साफ़ पानी पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है, बहुत से लोग जो हैं वो गायें और भैंसों का और जानवरों का जहाँ पानी जहाँ तालाब है वहाँ वहीं से पानी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब थर जैसे इलाकों की बात करें नाज़रीन तो यकीनन ऐसे बहुत से इलाके हैं, पसमानदा इलाके हैं जहाँ पर पीने का साफ पानी मैसर नहीं है, लोग जो हैं वो जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो उनके लिए सेफ ह्यूमैनिटी की जानिब से इस तरह के इक़दाम जो उठाया गया, तो क्या सोच के उठाया गया ये सब कुछ? अब जैसे आप ये देखें कि हमें तो तमाम सहूलियात यहाँ पे मुयस्सर हैं, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए कि वो किस हालात से किस सफ़र कर रहे हैं, कितनी उन लोगों को तंग दस्ती होती है इन चीज़ों की, क्योंकि पानी और फूड जो है वो बेसिक नेसेसिटी है और इसका एक्सेस हर इंसान के जो है वो बेसिक राइट है। तो हमने जब फुटेजेस देखी वहाँ के हमारे जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने हमें फुटेजेस भेजी कि एक तालाब है, वहाँ पे एक घोड़ा भी पानी पी रहा है और वहाँ पे इंसान भी पानी पी रहा है। वो फुटेजेस देखना मेरे लिए भी काफ़ी एक शॉकिंग था कि मतलब हम 21वीं सेंचुरी में रह रहे हैं और ये हमारे यहाँ हालात हैं कि लोगों को साफ़ पानी की भी जो है वो मैसर नहीं है। उसके बाद फिर मैं और मेरी टीम ने एक प्लान किया कि हम थर के जितने भी और सिंध के इस तरह के पसमानदा जो इलाके हैं वहाँ पे हम साफ़ पानी की एक्सेसिबिलिटी को यकीनी बनाएंगे। हमने इसके ऊपर प्रपोज़ल बनाए, इसके बाद फिजिबिलिटी बनाई, हमने सेग्रीगेट किया देहात को और इसके अलावा वहाँ के जो रिहायशी जो जगह है जहाँ साफ़ पानी शदीद ज़रूरत है तो हमने वहाँ पे माशाल्लाह से हैंड पंप्स लगाना शुरू किए और अभी तक माशाल्लाह हमारे 15 हैंड पंप्स जो हैं वो लग चुके हैं और मज़ीद इन प्रोसेस हैं। अच्छा बताइएगा कि पाकिस्तान की सोसाइटी में अगर हम बात करें तो बुरा काम यहाँ आसानी से हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता और बुराई जो है वो आसानी जल्दी फैल भी जाती है और वायरल भी जाती है। लेकिन अच्छा जो काम किया जाए उस पर हज़ार रुकावटें होती हैं, फलां से NOC लो, फलां से जनाब जाके DC ऑफिस के चक्कर काटें और ये करें वो करें, अप्रूवल्स लें, तब जाकर कोई अच्छा काम होता है। तो आपको इस सब सिलसिले में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में मुश्किलात क्या पेश आई इस हवाले से कि आपको अच्छा काम करने में किन किन रुकावटों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुराई तो फैल जाती है लेकिन अच्छाई को फैलाना पड़ता है। बिल्कुल। और बहुत सी मुश्किलात आती हैं हमें भी, क्योंकि अच्छा काम करने के लिए भी आपको जो है इस तरह की मुश्किलात को सफ़र करना पड़ता है। जैसे अप्रूवल्स लेनी है, हम वहाँ पे काम नहीं कर सकते तो हमें इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन से भी काफ़ी इस तरह की कॉल्स आती रहती थी कि जी आप यहाँ पे काम ना करें। मतलब बहुत सी मुश्किलात हमें सामना करना पड़ा। लेकिन ये है कि जब आपका विज़न है, आपका जब माइंड है, आपकी नीयत साफ़ है, आप काम करते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह रास्ते खुद बना देता है। और
साफ हो तो मंजिल आसान हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा आसिफ, हम बात करेंगे आसिफ शेख साहब, मगर यहाँ वक्त हुआ है थोड़े से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम पूछेंगे कि आखिर इनके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं और करियर के हवाले से इनका क्या करियर है, आगे क्या करना चाह रहे हैं, और मज़ीद डिस्कशन करेंगे, मगर छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे नौजवान के मेहमान आसिफ शेख और शेख आसिफ, मैं अगर गलत बोलूँ तो मासर, और सोशल एक्टिविस्ट हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं सेव द ह्यूमैनिटी के, और हम डिस्कशन कर रहे थे इनसे सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से जो ये समाजी काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ समाजी कामों के साथ समाजी तंजीमों के साथ काम कर चुके हैं, और अब सेव द ह्यूमैनिटी के प्लेटफॉर्म से अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आप सब ये बताइएगा कि आप एक जो है सोशल एक्टिविस्ट तो है नहीं, लेकिन जो आपकी जो लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, वो असल में क्या है, और वो साथ साथ सोशल सेक्टर को, सोशल सर्कल को किस तरह टाइम देते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ से? देखिए जी, मैं जो सोशल एक्टिविटीज़ और जितना काम करता हूँ वो रज़ाए इलाही के लिए काम करता हूँ। इसके अलावा पर्सनल लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ प्रोफेशनल बैंकर। अच्छा, ज़रूर। और बहुत कम लोगों को इस हवाले से मेरे बारे में पता होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपकी अपनी चीज़ें हैं, जो ये स्ट्रगल है ये आपकी अपनी स्ट्रगल है। तो मैं थोड़ा सा इस हवाले से बताना चाहूँगा कि ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी लाइफ मेरी जॉब हुई थी। 2018 में मेरी जॉब हुई। अच्छा। और मैं आपको उसका स्केड्यूल बताता हूँ कि सुबह मैं फुल टाइम यूनिवर्सिटी जाता था। अच्छा। और मेरा जब ये जॉब हो गई तो मैंने फिर अपने जो सेमेस्टर है उसको शाम में शिफ्ट किया। सुबह बैंक में होता था। अच्छा। फुल टाइम, उसके बाद शाम को यूनिवर्सिटी, और 10 से 11 मैं सोशल एक्टिविटीज़ मीटिंग करता था डेली की। मेरा सिर्फ सैटरडे संडे ऑफ होता था, उसमें फिर मैं जितनी भी मेरी मीटिंग होती थी या एक्टिविटीज़ होती थी मैंने उनको सैटरडे संडे पे शिफ्ट कर दिया। कितना मैनेज किया आपने? और जो टाइम था मेरे लिए 1-1.5 साल फुल टाइम पढ़ाई, फुल टाइम जॉब, इसके अलावा सोशल स्टफ, तो 1 साल तो मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा, 1-1.5 साल। अब ये हालात हैं मेरे लिए कि काफ़ी मुश्किल हो रहा था मैनेज करना, कि क्योंकि एक तरफ आपका प्रोफेशनल करियर है, एक तरफ आपका सोशल सारी वो स्टफ़ चल रही है, तो यकीनन एक बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, चैलेंजेस का। लेकिन अल्लाह ताला का ख़ास करम रहा है ड्यूरिंग दैट टाइम के अल्लाह ने बहुत सी चीज़ों से नवाजा भी, और अल्लाह काम ले रहा है, तो ये इसकी ब्लेसिंग है। जो जॉब है बड़ी मसरूफ तरीन जॉब होती है, सुबह से लेके शाम तक अपना थक जाता है। और इस तरह के आप काम कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन पे, लोगों को राशन पहुंचाना, लोगों की मदद करना, एक्सीडेंट केसेस हो गए, लोगों की फाइनेंशियली हेल्प करना, तो कैसे मैनेज कर लेते हैं तमाम चीज़ें? अब ऐसा होता था कि अब एक तरफ मेरे कस्टमर्स हैं जिनको मैंने डील करना होता था, इसके अलावा मेरे सोशल मामलात होते थे। इवन मुझे बैंकिंग आवर्स में भी मुझे कॉल्स आया करती थी। लोगों को ब्लड चाहिए, किसी को राशन चाहिए, किसी को मेडिकल असिस्टेंस चाहिए। तो उस टाइम पे काफ़ी मुश्किल था मैनेज करना, चैलेंज था मेरे लिए। उनकी कॉल्स को फिर भी मैं डिनाई नहीं करता था, मैं एक शख्स की मैं कॉल उठाता था, और ऑन एवरेज स्टिल मेरी जो कॉल्स है वो 70+ हैं डेली की। 70+ कॉल्स मैं डेली की लेता हूँ जो मुझे सिर्फ आती हैं। अच्छा, आप उनको मैनेज। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको और मज़ीद आपको तरक्की दे। ये भी मौका अल्लाह ताला हर एक को नहीं देता, ये भी कि आपके दर पर या फिर आपके पास आकर आपसे कोई अपनी जो है मदद मांग रहा है, आपसे जो है वो जो है ना कोशिश कर रहा है कि आपसे आकर हेल्प मांगे, वो ये मौका भी अल्लाह ताला किसी को नवाजता है कि लोग उसके पास आकर अपने मसाइल जो हैं वो डिस्कस करते हैं और उनके हल के लिए आते हैं। तो कभी इस चीज़ को फोकस किया कि अल्लाह ताला ने आपको इतना मौका दिया है कि आपको इतनी इज्जत दी कि लोग आपके पास आकर अपने मसाइल का हल तलाश करें?
यकीनन ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है और माँ बाप की दुआएं हैं कि अल्लाह का ख़ास करम रहा है कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना और अपनी मखलूक की खिदमत ले रहा है। वरना अल्लाह ताला चाहता तो अपने फ़रिश्तों से ये सारा काम करवा सकता था, लेकिन अल्लाह ने अगर इस मसरूफ़ ज़िंदगी में और नफ्सा नफ्सी के आलम में अगर किसी को वक्त दिया है, किसी इंसान का खिदमत लेने का अगर मौका दिया है, तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है। और मैं जितना भी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूँ, शुक्रगुज़ार हूँ, मैं नहीं कर सकता बयान। अच्छा, आप ये बताइएगा कि फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, क्या करना चाह रहे हैं, अपने आप को कहाँ देखते हैं और आगे क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, फ्यूचर प्लान्स हम लोगों ने ऐसा टीम काफ़ी हम लोगों ने प्लान्स किए हुए हैं, क्योंकि थैलेसीमिया की उम्र हम लोग काम कर रहे हैं, तो अवेयरनेस के ऊपर हम साथ साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हमने रिसेंटली प्रिवेंशन प्रोग्राम के ऊपर काम करना शुरू किया, क्योंकि हम ये समझते हैं कि थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं वो नॉर्मल बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं अगर उनको क्वालिटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिले और इसके अलावा प्रॉपर आयरन चिलेशन हो, तो ये बच्चे जो है वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके अलावा हमें ग्राउंड पे काम करने की ज़रूरत है प्रिवेंशन प्रोग्राम के ऊपर। तो सून हम इंशाल्लाह मीडिया के थ्रू एक डॉक्यूमेंट्री ला रहे हैं और इंशाल्लाह एक बड़े पैमाने पे इसकी अवेयरनेस कैंपेन हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह, ये प्लान्स हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने इन फ्यूचर एक ब्लड बैंक बनाने का सोचा हुआ है कि हम लोग इंशाल्लाह एक प्रॉपर ब्लड बैंक बनाएंगे, जिसमें हम लोग इमरजेंसी ब्लड डोनेशंस, चाहे वो किसी भी ब्लड बैंक से हमें रिक्वेस्ट आए, इवन थैलेसीमिक सेंटर से, तो इंशाल्लाह हम उनको एकोमोडेट करेंगे। ये हमारा इंशाल्लाह फ्यूचर प्लान है ब्लड बैंक के वजह से आपके लिए। अच्छा, आप ये बताइएगा कि अचीवमेंट्स के हवाले से बताएं, आप कितना काम कर रहे हैं, तो कभी किसी अचीवमेंट आपको मिली हो जिस पर आपको फ़ख्र हो गया, यार ये हमने काम किया है, दिल को सुकून मिला है, और वही एप्रिसिएशन होती है, वही अचीवमेंट होती है ज़िंदगी की? बिल्कुल। 2017 में मैं एक इदारा है अमेरिका का, चेन मेकर्स ऑफ पाकिस्तान, में उसमें नॉमिनेट हो चुका हूँ। इसके अलावा कई मैंने जो है तारीख़ी असनाद और इसके अलावा अवार्ड्स वगैरह जो है मुख्तलिफ़ शहरों में हमें इनविटेशन मिलता रहा है, और वो भी मुझे हम मेरी और मेरी टीम को जो है वो नवाजेंगे। इसके अलावा रिसेंटली एक अमेरिकन एक और डॉक्यूमेंट्री है, वहाँ की एक काफ़ी मशहूर, जिन्होंने थैलेसीमिया के ऊपर और कोविड-19 की सिचुएशन के ऊपर हमें जो है कि हमारे काम को जो है वो सराहा है, और उन्होंने इंटरनेशनली हमारी डॉक्यूमेंट्री को चलाया है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे और मेरी टीम के लिए, और इस पे जितना भी मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करना चाहूँ कि अल्लाह ने हमें मौका दिया मखलूक की खिदमत लेने का, बयान नहीं कर। क्या कहना चाहेंगे जो वो नौजवान जो कि कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, आपकी तरह एक मिसाल बनना चाहते हैं, नौजवान जो कि मायूस है, नाउमीद है, बहुत से जंगलों में फंसा हुआ है, आप वो बढ़ना चाहता है, वसाइल इजाज़त नहीं देते, हालात इजाज़त नहीं देते, करना चाहता है, कुछ अपने पाँव पे खड़ा होना चाहता है, आपकी तरह वो कुछ करना चाहता है तो वो उसके अफोर्ड नहीं कर सकता, उन नौजवानों को क्या पैगाम देंगे जो घर बैठकर आपको देख रहे हैं, और यकीनन वो नौजवान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़कर पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, जब आप नियत करें किसी काम की तो अल्लाह ताला रास्ते खुद बना देता है, और हर इंसान अगर अपनी अपनी फील्ड में रह के कुछ ना कुछ करता रहे तो यकीनन ये भी लोगों के लिए आसानियों का रास्ता चूज़ करें और कुछ ना कुछ करते रहें, अल्लाह ताला जो है वो आपकी मदद ज़रूर करेगा। और मैं एक और बात करना चाहूँगा इस चीज़ पे कि बात ये है कि आप ये मत सोचें कि पाकिस्तान ने आपको क्या दिया, बात यह है कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया, इस पे सोचने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख आसिफ के अदा हमें टाइम दिया और अपने कीमती वक्त से, और इसके साथ साथ उम्मीद करते हैं कि आप मज़ीद आगे जाएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, लोगों का सहारा बने, और इसी तरह समाजी कामों में पाकिस्तान की खिदमत करते रहें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का पैगाम और आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा आपको, और इस पैगाम के साथ हम आपको इजाज़त देंगे कि अगर आप
में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, रातें पुख्ता हो और आपकी नीयत जो है वो साफ हो, अल्लाह ताला की नुसरत पर आपका मुकम्मल ईमान हो, तो यकीनन आप एक न एक दिन ज़रूर कामयाब होते हैं। और यकीनन आज के मेहमान इसका अमली सबूत थे। और उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम, आज के मेहमान और आज का जो प्रोग्राम है वो पसंद आया हुआ होगा आपको। और इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मेहमान के साथ और एक नए पैगाम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।